आर्कटिक सर्कल के ऊपर सर्च एंड रेस्क्यू में काम करने की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खामोशी की आदत हो जाती है। मेरा मतलब आवाज़ की कमी से नहीं है। हवा हमेशा होती है, बर्फ़ में जमने की आवाज़ हमेशा होती है, हेडलाइट की रोशनी में आपकी सांस का वो धुआं हमेशा होता है। मेरा मतलब खाली जगह की खामोशी से है, मीलों तक फैली हुई वह खामोशी जो आपको यह समझाती है कि क्यों यूनिफाइड लोगों के पास अलग अलग तरह के अंधेरे के लिए 47 शब्द हैं। उत्कियाकी स्टार स्टेशन पे मेरा चौथा साल है। आज रात का काम कागजी कार्यवाही का है। इसका मतलब है कि मैं ऑपरेशन रूम में 3 थर्मस कॉफ़ी और इंसिडेंट रिपोर्ट्स के ढेर के साथ अकेला हूँ, जिन पर सिग्नेचर होने हैं। हीटर हर 12 मिनट में क्लिक करता है और रेडियो अपनी वाइट नॉइस वाली लोरी सुना रही है। बाहर तापमान 34 फ़ारेनहीट है और टूंड्रा एक जमे हुए समंदर की तरह दूर क्षितिज एक कदम सपाट और बेजान फैला हुआ है। ज़्यादातर लोग जो गायब होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ में आते हैं। पर्यटक जो ठंड को कम आंकते हैं, स्थानीय लोग जो अपनी होश में होने को ज़्यादा आंकते हैं, और बुजुर्ग जो बस सफ़ेदी में चलते चलते जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। उस तीसरी कैटेगरी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। यह सांस्कृतिक है, यह कॉम्प्लिकेटेड है। यह मेरी सुनाने वाली कहानी नहीं है। जो मैं आपको कहानी बताने चाह रहा हूँ, ये रेडियो हमेशा 3:07 पर क्लिक करते हैं। कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, 5 चैनल पर एक साथ। पहले 2 साल तक मैंने खुद से कहा यह एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना है। अरोरा यहाँ सिग्नल्स के साथ अजीब चीज़ें करती हैं। हर रात ठीक 3:07 पर 4000 से ज़्यादा लगातार रातों तक, हर एक रात। यह एक एटमॉस्फेरिक नहीं है, यह अकाउंटिंग है। लेकिन पिछली रात हर क्लिक के बाद मुझे कुछ और भी सुनाई दिया। बिल्कुल कागज़ों के सरकने जैसी आवाज़, जैसे कोई बही खाता पलट रहा हो, नामों की एक कॉलम पर अपनी उंगली फेर रहा हो। पिछली रात मैंने सुना, वे मेरे नाम पर आकर रुक गए। ठीक 2:47 पर कॉल आया। मैं अब भी लॉग बुक को घूर रहा था, पेन मेरे हाथ में जमा हुआ था जब इमरजेंसी लाइन जल उठी। एक आवाज़ जिसे मैं पहचानता था, थॉमस एक्पिल, ब्राउज़र विले का एक वेल पकड़ने वाला कैप्टन, तेज़ी से इंग्लिश और एनुपाई के मिश्रण में बोल रहा था। उसकी बेटी 8 साल की निका, उसे सुबह तक इंतज़ार करने को कहा गया था। फिर भी वो जाल देखने डॉग स्लेड लेकर निकल गई थी। लीड डॉग 1 घंटा पहले अकेला वापस आया। अब भी हार्नेस में था, लेकिन कटी हुई रस्सियाँ घसीट रहा था। मैं सारे गैजेट्स और गियर्स के साथ गियर्ड अप होकर कुछ मिनट में स्नो मोबाइल पर था। उससे पहले कि मैं गेट से बाहर निकलता, आंटी ने मुझे रोका। सब उसे आंटी ही बुलाते हैं। वह मेरी रियल चाची नहीं है। वह ख़ास तौर पर किसी की चाची नहीं है, लेकिन वह हर किसी की आंटी है, उस तरह से जो मायने रखता है। 70 से ऊपर की उम्र, एसीआर के औपचारिक बनने से पहले यहाँ काम किया है। वह बर्फ़ को ऐसे जानती है जैसे अपनी रसोई को। अब वो ज़्यादातर डिस्पैच का काम करती है और छोटे ऑफिसर पर ऐसे तीव्रता से नज़र रखती है जैसे कोई जिसने हम में से बहुत को पहले ही दफना दिया हो। उसने एक हाथ उठाकर मेरी स्नो मोबाइल के सामने खड़ी हो गई। तुम रूल जानते हो बेंजामिन? हाँ, मेरा नाम है बेंजामिन। मैं जानता था जो कोई यहाँ पे काम करता है वह पहले हफ्ते में ही सीख जाता है, जो आमतौर पर फ्रॉस्टबाइट के निशान और 1000 यार्ड की घूरती आँखों वाले वेटरन्स द्वारा ग्रेवयार्ड सी फ्लोर के रूप में बताए जाते हैं। रूल 1, सुबह 3 बजे से 3:14 तक बाहर मत जाओ जब तक कि लाइफ ऑफ डेथ की बात ना हो। रूल 2, अगर तुम्हें कोई ऐसी आकृतियाँ दिखे जो जानवरों या इंसानों की तरह नहीं चलती तो उसे पहचानो मत। उनकी तरफ सीधे मत देखो, आवाज़ मत लगाओ। उन्हें वॉल्कर कहते हैं और वे हमेशा वहीं होते हैं, बस तुम उन्हें अक्सर देख नहीं पाते। मैंने सिर हिलाया। अभी 2:39 हो रहे हैं। मैं 3 बजे से पहले वापस ले आऊँगा। आंटी का चेहरा नहीं बदला। उसने अपने पार्के के अंदर हाथ डाला और छोटी सी थैली निकाली, सील लेदर की, सीनों से सीली हुई। इस तरह की थैली में बुजुर्ग अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ें रखते हैं। तुम
पहले 2 रूल्स जानते हो, उसने कहा। यह वह है जो तुम्हें अब तक नहीं बताते, जब तक तुम्हें उसकी ज़रूरत ना हो। उसने वो थैली मेरे ग्लोव्ड हैंड में दबा दी। अंदर कुछ सख्त और कोनों वाला था। नक्काशी की हुई हड्डी का एक टुकड़ा लगा। अगर तुम्हें ट्रेल पर खुद अपना अक्स आगे दिखे, उसकी आवाज़ मेरे आइडियल इंजन से मुश्किल से सुनाई दे रही थी, तो उससे आगे मत निकलना, उसे मत पुकारना, उससे आगे निकलने की कोशिश मत करना। यह वाला पहले ही कीमत चुका है। अचानक ठंड और ज़्यादा लगने लगी। किसे कीमत चुकाई? मैंने कहा। वह स्नोमोबाइल से पीछे हट गई। टूटरा हिसाब रखती है। बेंजामिन वॉल्कर्स बाही खाता संभालते हैं। लड़की को ढूंढो, उसे घर ले आओ, लेकिन याद रखना, कर्ज गायब नहीं होते, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं। मैं पूरी तरह समझा नहीं। मेरे पास पूछने का वक्त नहीं था। मैंने थ्रोटल खोला और अंधेरे में निकल गया। मुझे निकाह तकरीबन 3:09 पर मिली। तब मैं पहले ही रूल 1 तोड़ चुका था। सर्च ग्रिड में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगा। ज़मीनी बर्फीली तूफ़ान में विजिबिलिटी शायद सिर्फ 15 फीट थी और मुझे ट्रैक चेक करने के लिए 3 बार उतरना पड़ा था। जब मेरे हेडलाइट में मुझे आखिरकार वो सेफ दिखी, बर्फ़ के खिलाफ छोटी और काली, तो मुझे इतनी तेज़ राहत मिली कि वह लगभग दर्दनाक थी। वह एक फ्रॉस्ट वेव के अंदर डुबकी हुई थी। बर्फ़ का एक अनलिफ्टेड परफेक्ट स्क्वायर, हर तरफ से लगभग 4 फीट, जिसके किनारे इतने जियोमेट्रिकल साफ थे कि प्राकृतिक बर्फ़ कभी नहीं बनाती। वह कांप नहीं रही थी और तो और रो भी नहीं रही थी, बस घुटनों को ऊपर खींचकर सिर नीचे करके बैठी थी, जैसे किसी बस का इंतज़ार कर रही हो। मैं आवाज़ लगाया, निका। मैंने इंजन बंद करते हुए और उसकी तरफ भागते हुए पुकारा, निका हनी, मैं SAR से हूँ बैन, तुम्हारे डैड ने मुझे भेजा है। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने आवाज़ नहीं दिया। मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठा, फ्रॉस्टबाइट के लिए उसका चेहरा चेक करने के लिए अपना दस्ताना उतारा। उसकी त्वचा बिल्कुल ठंडी थी, पर जमी नहीं थी। आँख में पुतलियाँ रिएक्टिव थी, सांस भी स्थिर थी। उसने मेरी तरफ एक ऐसा एक्सप्रेशन दिए जिसे मैं देखकर आज तक ठीक से बयां नहीं कर पाया हूँ। डर नहीं, राहत नहीं, रिसिग्नेशन, हार मान लेने के करीब कुछ। उन्होंने कहा था मुझे, तुम आओगे। वह फुसफुसाई। मैंने कहा, किसने कहा? बस यही मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी हेडलाइट को उसके पीछे चेक करने के लिए घुमाया, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई और है, शायद कोई भाई बहन या कोई खोया हुआ हाइकर जो उसके साथ रक्षण ले रहा हो। रोशनी की किरण सीधे उसके पीछे खड़ी आकृति पर पड़ी, लंबी, शायद 8 फीट की, इम्पॉसिबली थिन, आसमान के खिलाफ काली, लेकिन इसी तरह और भी ज़्यादा काली, जैसे वो रोशनी को सोख रही हो, ना कि प्रतिबिंबित कर रही हो। कोई चेहरा नहीं, कोई फीचर नहीं, बस एक सिलुएट जो पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी। सिर्फ उसका दायां हाथ हिल रहा था। उसका दायां हाथ थोड़ा फैला हुआ था, नीचे की तरफ झुका हुआ था, जो एग्जैक्टली मेरे पोस्चर को मिरर कर रहा था, जिस तरह मैंने फ्लैशलाइट पकड़ी हुई थी। मैं जम गया। वह वॉल्कर 3 सेकंड के लिए बिना हिले डुले खड़ा रहा। फिर उसने अपना सर झुकाया, कोई जानवर की तरह नहीं जो सुनने के लिए कान खड़ा करते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई एक दिलचस्प स्पेसिमेन की जांच कर रहा है। गेस्चर पूरी तरह से मापा हुआ, परखा हुआ, लगभग क्यूरियस था। यह बिल्कुल वही हेड टिल्ट था जो मैं तब करता हूँ जब मैं किसी घायल हाइकर की मोबिलिटी का आकलन कर रहा होता हूँ। यह मेरा गेस्चर था। मेरे दिमाग में खुद अपनी आवाज़ चीख रही थी, रूल्स, उन्हें पहचानो मत, उसकी तरफ सीधे मत देखो। बहुत देर हो चुकी थी। मैं सीधे उस वॉइड में घूर रहा था जहाँ उसका चेहरा होना चाहिए था। वॉल्कर ने एक और इम्पॉसिबल मोमेंट के लिए मेरा निगाह थामे रखी। फिर वह बस वहाँ नहीं था। कोई फ्रेंड नहीं, कोई हलचल नहीं, एक धड़कन और अगली धड़कन के बीच निकाह के पीछे की जगह खाली थी। मैंने लड़की को पकड़ा, अपनी पीठ पर उठाया और स्नोमोबाइल की तरफ भागा। मुझे वापस आने का सफ़र याद नहीं। मुझे निकाह की छोटी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर याद हैं। मुझे अपना स्पीडोमीटर याद है जो 47 mph पर अटका हुआ था, उस ज़मीन पर जिस पर आमतौर पर 15 पर लेता हूँ। मुझे दूर से स्टेशन की लाइट एक चमत्कार की तरह दिखना याद है। जब हमने गेट पार किया तो मुझे अपनी वॉच चेक करना याद है। वो ठीक 3:13 थे। निकाह ठीक थी।
हल्का एक्सपोजर, कोई फ्रॉस्टबाइट नहीं, कोई चोट नहीं। डिहाइड्रेशन पर थी, पर अलर्ट थी। क्लिनिक ने उसे निगरानी में रखा और उसी सुबह उसे क्लीन बिल ऑफ हेल्थ के साथ उसके माता पिता को सौंप दिया गया। मैं हीरो था। थॉमस एकपिक ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से हिलाया कि मुझे लगा कि वह मेरा कंधा उखाड़ देगा। स्टेशन चीफ ने मेरी कमेंडेशन के लिए लिख दिया, कोई डोनट्स ले आया। लेकिन आंटी मुझे चीख कर सप्लाई रूम में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने उसे देखा? यह सवाल नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसने लंबे पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो गीली थी। तुमने लड़की को बचा लिया, उसने धीरे से कहा। यह अच्छा है, तुम्हें यही करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अब क्या होता है। वह आपातकालीन फ्लेरेस के एक क्रेट पर धड़ाम से बैठ गई। वॉल्कर्स, वो गोश्त नहीं हैं, वे डेमेंट्स नहीं हैं, वे ऑडिटर हैं। टूटरा लोगों को ले जाते हैं। बेंजामिन, यह बस वही करती हैं। यह सब हंड्रेड्स ऑफ ईयर से कर रही हैं, लेकिन रूल्स हैं, बैलेंस है। जब कोई गायब होता है तो उसका नाम बही खाते में चला जाता है। वर्कर्स वसूली के लिए आते हैं। वसूली किस चीज़ के लिए? मैंने कहा, कर्ज की। वह जगह जो उन्होंने ली, वह गर्मी जो उन्होंने दुनिया से उधार ली। मेरी दादी ने एक बार मुझे समझाने की कोशिश की थी। वह शब्द उसी तरह से ट्रांसलेट नहीं होते। उसने अपना चेहरा रगड़ा। बात यह है, निका का नाम उस बही खाते में था। तुमने उसे जिंदा ढूंढा, तुम उसे वापस लाए, तो कर्ज बंद हो गया। यह अच्छी बात है। नहीं, उसकी आवाज़ सपाट थी। कर्ज गायब नहीं होते। तुमने एक वर्कर की तरफ देखा, तुमने उसे पहचाना। ऐसा करके तुमने ट्रांसफ़र स्वीकार कर लिया। किसी को अब भी कीमत चुकानी होगी। बही खाते को एक नाम चाहिए। मेरे पेट में जाने कुछ गिर गया। अब वो तुम्हारा है, उसने कहा। वह खड़ी हुई, मुझे उठाकर खड़ा किया, मेरी आंखों में गौर से देखा। तुम्हारे पास 7 शिफ्ट हैं। जब आज से 7 रात बाद घड़ी में 3:07 बजेंगे तो वर्कर्स तुम्हारे लिए आएंगे। जब तक तुम बही खाते को दूसरी तरह से बैलेंस ना करो। किस तरीके से? मैंने कहा, एक गायब व्यक्ति का कॉल आएगा, तुम उन्हें ढूंढोगे जिंदा, और फिर तुम कर्ज ट्रांसफ़र कर दोगे। केस साफ बंद हो जाएगा, तुम्हारा खाता साफ हो जाएगा और तुम एक आज़ाद आदमी की तरह चले जाओगे। मेरे पेट में एक ठंडी खाली जगह खुल गई। यह सच नहीं हो सकता, मैंने कहा। यह है, तुम्हारा नाम किताब से चला जाता है, दूसरा नाम उसकी जगह ले लेता है। उस डर ने मेरा जबड़ा कस दिया। जब मैं आखिरकार बोल पाया तो शब्द फुसफुसाहट थे। तुम मुझे कह रही हो कि मुझे एक इनोसेंट को सजा देनी होगी? उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। मैं तुम्हें रूल्स बता रही हूँ, तुम उनके साथ क्या करते हो, यह तुम्हारे और बर्फ़ के बीच की बात है। उसने मुझे विचारों के साथ सप्लाई रूम में छोड़ दिया और रेफ्रिजरेशन की यूनिट की दूर की हमिंग के साथ 7 शिफ्ट्स हर दिन, हफ्ते के अंत तक। या तो मैं एक जान बचाऊंगा या एक को कुर्बान करूंगा। और सबसे बुरी बात, मैं पहले ही मैथ के बारे में सोचने लगा हूँ। अगली रात मेरी सोलो पेट्रोल थी। लेक रोड का रूटीन स्वैप, आइस फिशिंग शेल्टर्स को चेक करना, यह यकीन करना कि कोई अपनी ट्रक में नशे में धुत होकर बेहोश ना हो गया हो। 7 शिफ्ट्स खाली टूट रहा। अरोरा निकली हुई थी, आसमान को हरे और बैंगनी रंग की चादरों में रंग रही थी। ठीक 3:07 पर रेडियो क्लिक हुआ। फिर मेरे स्नोमोबाइल के नीचे की बर्फ गायब हो गई। टूटी नहीं, गायब हो गई। एक परफेक्ट स्क्वायर, हर तरफ से 8 फीट सीधे मेरे नीचे खुल गया। मैंने इंजन बंद किया और खुद को एक तरफ फेंका। जैसे ही मशीन किराने पर लड़खड़ाई, मैं ठोस बर्फ पर लुढ़क गया। गड्ढा पानी से नहीं भरा था, वह शून्य से भरा था। एब्सोल्यूट ब्लैक की एक एवोलेट शाफ्ट जो इतनी गहराई में गिरी थी कि जिसे मैं माप नहीं सकता था। अरोरा की रोशनी किनारे पर लगी और बस रुक गई। फिर कुछ उसमें से चढ़कर बाहर आया। वल्कर उस सांप से धुएं की तरह उठा जो आकार ले रहा था, लेकिन इस बार वह एक फीचरलेस सिलाउट नहीं था। उसने मेरा SAR कोड पहना हुआ था, वही मॉडल, वही रंग, बाईं कोहनी पर वही वियर पैटर्न जहां मैं ट्रक के दरवाजे पे झुकता हूँ। मेरे नाम का पैच छाती पर छिला हुआ था, हार्पर B, लेकिन अक्सर उल्टे थे जैसे शीशे में फ्लिप्ड होते हैं। वह बर्फ पर खड़ा हुआ और अपना वजन
एक कुल्ले पर शिफ्ट किया, एक थका हुआ स्टेंच जिसमें लंबी शिफ्ट के अंत में आ जाता हूँ। फिर उसने अपना मुंह खोला। पहली आवाज़ स्टैटिक थी, जैसे कोई रेडियो चैनल के बीच अटक गया हो। क्रैकिंग एक्सलेशन जो सांस लेने की कोशिश हो सकती थी, वह रुक गया। अपना सिर झुकाया। मेरा हेड टिल्ट, वही एनालिटिक गेस्चर और फिर से कोशिश की। दूसरी आवाज़ करीब थी, एक रस्ब जिसमें लगभग सेलेब्लेस थे, लगभग टोन था। यह मेरी आवाज़ सीखने की कोशिश कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से अपनी फ्लेयर गन खींची और सीधे उसकी छाती पर चलाई। फ्लेयर काले कोट में घुसी और आगे बढ़ती रही। कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई रोशनी नहीं, और तो और कोई आवाज़ भी नहीं, जैसे किसी बॉटमलेस वॉल में पत्थर फेंकना हो। वह चमकीला रेड फॉस्फोरस बस इन्फिनिट ब्लैक में गायब हो गया। वॉल्कर ने एंट्री पॉइंट पर नीचे देखा, फिर वापस मेरी तरफ देखा। उसने फिर से अपना सिर झुकाया। इस बार मैंने गेस्चर को अंदर से पहचाना। अब मैं किसी को साइज अप कर रहा हूँ तो मैं ऐसा ही दिखता हूँ। जब मैं ये डिसाइड कर रहा होता हूँ कि कोई हाइकर एक और मील चल सकता है या नहीं, या अगर किसी विक्टिम की कहानी सही है, या अगर कोई डेंजरस है। वह यह सीख रहा था कि मैं कैसे सोचता हूँ। फिर वह पीछे हटकर साफ्ट में चला गया। गायब बर्फ का स्क्वायर एक पल में सील हो गया, एकदम परफेक्ट और एकदम चिकना, जैसे वह कभी टूटा ही ना हो। मैं लगभग 5 मिनट तक वहीं बैठा रहा, इससे पहले कि हिलने डुलने लायक हो पाता। मुझे उनका कर्ज चुकाना था। बाकी 6 रातें किसी बुरी सपने से कम नहीं गुजरी। हर रात ठीक 3:07 पर रेडियो की क्लिक मेरे अंदर पैनिक का एक नया हमला लाती थी। अगले दिन मैंने आंटी के दिए हुए काउट बोन के टुकड़े को सील की चमड़ी वाली थैली में से निकाला। यह एक पोलर बियर के पंजे जैसे दिखता था, लेकिन जियोमेट्रिक पैटर्न से तराशा हुआ था, जो रोशनी में टेढ़े दिखते थे। मैंने 6 रातों तक सोलो पेट्रोल करना बंद नहीं किया। मैं डर गया था, लेकिन मैं पैरालाइज नहीं हो सकता था। मैं वॉल्कर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकता था, बल्कि मिसिंग पर्सन्स के उस कॉल का इंतज़ार कर रहा था, जो मेरा मुक्ति का या मेरा कर्ज का था। तीसरी रात 3:07 के बाद जब मैं ट्रक में बैठा था, तो मैंने रिफ्लेक्शन में देखा। मेरे पीछे अंधेरे में एक परछाई थी। वह वॉल्कर अब मेरे गेस्चर की नकल नहीं कर रहा था, वह मेरे मूड की नकल कर रहा था। उसकी स्थिर सिलुएट में मुझे डीप सेंस ऑफ एग्जाइटी दिखाई दी। वह मिरर मुझे बता रहा था कि मेरे पास अब समय कम है। चौथी रात मुझे पता था कि मैं सो नहीं पा रहा था। मेरी इंसोमिया ने मुझे कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर किया। एक एल्डर जो डिमेंटिया के कारण वेंडर ऑफ हो जाए, एक ड्रंक टूरिस्ट जो बर्फ़ में पास आउट हो गया हो। लेजर को एक नाम चाहिए था, और मेरा दिमाग अब एथिक्स के बजाय प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच रहा था। 6 दिन बाद 6 दिन बीत चुके थे। आज 7वीं रात थी। शाम को मैंने आंटी को कॉफ़ी के लिए बुलाया। कोई कॉल नहीं आया। मैंने शांत जवाब में कहा, कभी कभी ट्रुंडा खुद चॉइस नहीं देती। उसने कहा, कभी कभी वह बस कलेक्शन करती है। और अगर कॉल आज आ गया? मैंने पूछा, और मैं उसे बचा लूँ? ट्रांसफ़र कैसे होता है? क्या मुझे बस उनको देखना होता है? आंटी ने सीधे मेरे आंखों में देखा। नहीं बेंजामिन, तुम्हें कर्ज के बदले में कुछ देना होगा। वॉल्कर्स के पास कोई इमोशन नहीं है, वे सिर्फ टैली करते हैं। जब तुम किसी को बचाने के लिए रूल्स को तोड़ते हो, तो तुम वॉलंटरी खुद को लेजर के करीब लाते हो। ट्रांसफ़र के लिए तुम्हें वॉलंटरी बैलेंस करना होगा, तुम्हें कर्ज ऑफर करना होगा। उसने मेरे हाथ में पकड़े हुए काउट बोन की तरफ इशारा किया। यह एंसेस्टर की तालिस्मान है। यह प्रोटेक्ट नहीं करता, यह कनेक्ट करता है। जब तुम वॉल्कर को देखते हो तो तुम इसे अपने माथे पर देखते हो। यह वॉल्कर को बताता है कि तुम रियलिटी हो। वह नाम ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है, और मैं इनोसेंट को जिंदा वापस ला सकता हूँ, और वॉल्कर को मेरा नाम मिल जाएगा। आंटी ने सिर हिलाया। यह क्लीनेस्ट वे है। तुम ट्रुंड्रा से एक जान वापस लेते हो, और ट्रुंड्रा को एक जान का वादा मिल जाता है। रात ठीक 2:54 पर कॉल आ गया। इमरजेंसी लाइन जल उठी। आवाज़ एक बूढ़े व्यक्ति की थी, समीर नाम का एक इनुइट एल्डर। वह आउटलाइंग कैंप में हंटिंग के लिए गया था, और उसे देर हो गई थी। उसका स्नो मोबाइल इंजन ख़राब हो गया था, और वह अब पैदल चल रहा था। उसके फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी। उसे सिर्फ GPS कोऑर्डिनेट दिखे, जो आइस कव के सेट के पास थे। मैंने गियर अप किया। यह लाइफ और डेथ का था।
रूल नंबर 1 पहले ही टूट चुका था। मैं ठीक 3:05 पर कोऑर्डिनेट तक पहुंचा। यह एक छोटी सी आइस केव थी। मैंने अंदर जाने पर समीर को देखा। वह हाइपोथर्मिक था पर जिंदा था। जब मैं उसे उठाने के लिए झुका तो ठीक 3:07 हो रहे थे। क्लिक। इस बार रेडियो क्लिक केवल ऑपरेशन रूम में नहीं था, यह मेरे कान के पास भी था, जैसे मेरे कोई हेलमेट के अंदर क्लिक कर रहा हो। मैंने महसूस किया कि समीर के सिर के ऊपर हवा का तापमान ड्रॉप हो गया। मैंने ऊपर देखा, वहाँ वॉल्कर नहीं था, वहाँ एक आइस वेल थी, लेकिन बर्फ़ ऐसी बनी हुई थी कि उसे एक मिरर बना दिया था और उस बर्फ़ के मिरर में मेरा अक्स खड़ा था। इस बार वॉल्कर मेरे SAR कोड में नहीं था, वह आइस में फ्रोजन था। यह वह फिगर थी जो आंटी ने रूल 3 में बताया थी, द वन हु हैज़ ऑलरेडी पेड। यह वॉल्कर का फाइनल फॉर्म था। वह मुझे कन्फ्रंट नहीं कर सकता था, वह बस वेटिंग कर रहा था। मैंने समीर को छोड़ दिया, जिसने मेरी तरफ कंफ्यूज नज़र से देखा। मैंने अपनी जेब से बॉन कर्विंग निकाला। यह मेरी हथेली में बहुत ठंडा था और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे महसूस किया कि उसके जियोमेट्रिक पैटर्न्स मेरे फिंगरप्रिंट्स को मैच कर रहे थे। मैंने उसे अपने माथे पर रखा। तुंड्रा, मैंने फुसफुसाया, तुमने एक जान वापस ले ली, अब बैलेंस लो। द लेजर नीड्स ए नैम। एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी गर्मी खींच गई है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आइस मिरर में मेरा अक्स अभी भी वहीं था, स्टैंडिंग और स्टेडी। मैंने समीर को अपनी पीठ पर उठाया। अब भी वो हाइपोथर्मिक था पर उसकी आंखें स्टेबल थी। मैंने उसे बाहर स्नो मोबाइल की तरफ खींचा। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने आइस वॉल की तरफ देखा। मेरा अक्स वह भी वही था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। समीर का एक फेंट ट्रांसलेंट रिफ्लेक्शन में मेरे अक्स से ठीक बगल में खड़ा था। यह सिलावट बहुत धुंधली थी, जैसे कि उसे अभी अभी लेजर से इरेज किया गया हो, लेकिन ट्रांसफ़र पूरा नहीं हुआ था। मैं समझ गया था। आंटी ने कहा था, द केस क्लोजेस क्लीन। केस तब बंद होता है जब विक्टिम सुरक्षित घर पहुंच जाए। ट्रांसफ़र तब पूरा होता है जब बैलेंस बन जाए। मैं स्नो मोबाइल पर चढ़ा और पूरी रफ्तार से स्टेशन की ओर भागा। 3:12 पर मुझे लगा जैसे मेरे पीछे ट्रक की लाइट जल रही है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूल 2, डोंट एक्नॉलेज देम। जब मैं स्टेशन गेट के पास पहुंचा तो आंटी वहीं खड़ी थी, मेरी स्नो मोबाइल का इंतज़ार कर रही थी। मैंने समीर को सीधे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। वह जिंदा था, सुरक्षित था। केस पूरी तरह से क्लोज होकर क्लीन हो चुका था। मैं आंटी के पास गया। वो मेरी ओर देख रही थी, उसकी आंखें पूरी कहानी बता रही थी। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा खुश नहीं था। जाओ सप्लाई रूम में, उसने कहा। जाओ और लेजर देखो, यह बैलेंस का वक्त है। मैं सप्लाई रूम में गया। वहाँ एक पुरानी लेडर बाउंड लॉग बुक थी। आंटी की इंस्ट्रक्शन मुझे पता थी। मैंने उसे 3:07 वाले पेज पर खोला। उसके ऊपर निका एक पिक का नाम समझ था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। अगले नाम के रूप में हार्पर बी था, जो बोल्ड ब्लैक इंक में लिखा हुआ था, जिसके आगे की तारीख आज की थी और उसके ठीक नीचे एक नया नाम था। मैंने उस नाम को देखा और मेरा खून मेरे चेहरे से उतर गया। यह समीर का नाम नहीं था जिसे मैंने बचाया था, यह आंटी का नाम था, एक्पिक ML। मैंने ज़ोर से सांस ली। लॉगबुक लगभग मेरे उंगलियों से गिर गया। आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था, कर्ज गायब नहीं होते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं। तुम निका को बचाकर लेजर के करीब गए, तुम एक जान वापस लाए और तुमने वॉकर को यह बता दिया कि तुम एक वाइलिंग पार्टिसिपेंट हो। उसने अपने जेब से कुछ निकाला। वह काउ बॉन का टुकड़ा नहीं था, यह निका एक पिक की डॉल थी जिसे उसने सर्च के दौरान खो दिया था जब तुम मुझे स्नो मोबाइल के पास मिले थे, आंटी ने कहा। मैंने यह गुड़िया स्नो मोबाइल के हैंडल पर रख दी थी। वॉल्कर्स को पता था कि तुम निका को बचाने के लिए रूल तोड़ दोगे। जब तुमने वॉकर की तरफ देखा तो रोंदा ने तुम्हें ऑडिटर मान लिया, लेकिन मेरा नाम लेजर में था। हाँ, ऑडिट के बाद अकाउंट को क्लीन करना था। समीर की जान कीमती थी, लेकिन वॉकर को वाइलिंग पार्टिसिपेंट चाहिए था जो एक रूल जानता हो। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। मैंने एक जान ऑफिसर की जो पहले टायर्ड थी, समीर की जान जो बैलेंस करने के लिए मैंने तुम्हारा नाम काट दिया और फाइनल ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन क्यों? आंटी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सैकड़ों सालों का सौरव था।
मैं SAR की पहली ऑफिसर थी, बेंजामिन। मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक बार एल्डर का नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। लेजर में मेरा नाम पिछले 40 ईयर से हैं। अब यह वक्त था। उसने लॉगबुक की तरफ देखा। एक्पिक एम का नाम अब भी वहाँ था। तुम फ्री हो, बेंजामिन। जाओ और अगले ऑडिटर को ट्रेन करो। फिर सप्लाई रूम में रेफ्रिजरेशन की यूनिट की हमिंग अचानक 3:07 की क्लिक में बदल गई। आंटी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो आंटी वहीं बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रिजनेशन थी। मैंने सप्लाई रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉगबुक को वहीं छोड़ दिया। मैं जानता था कि मुझे उसे नहीं देखना चाहिए। रूल 2 अब भी एप्लीकेबल था। मैं बाहर निकला। आसमान साफ था। अरोरा चमक रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, 3:14। हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर तुम्हें जानना है कि वॉकर्स वो कहाँ से आते थे, वो कैसे थे, वो कहाँ से आए हैं, तो डू कमेंट्स। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं उस पर डेफिनेटली आगे कहानी बताऊँगा।